दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है कंगना परी के जादुई कंगन की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। एक बार की बात है, मनीषा और रेखा गांव के सबसे अमीर व्यापारी प्रताप सिंह की बेटियां थीं। वो दोनों बहुत नक्सड़ी थीं। उन दोनों का ध्यान हमेशा अपने कपड़ों और अपनी सुंदरता पर ही रहता था। मैं तो दूध की तरह गोरी हूँ, मेरे ऊपर सुनहरे कंगन खूब जमेंगे, इसलिए मैं मौसी की शादी में सुनहरे कंगन ही पहनूंगी। तुम गोरी भले ही हो, लेकिन चेहरा तो मेरा ज्यादा खूबसूरत है। मैं तो चांदी के कंगन पहनूंगी, तुझसे ज्यादा लड़के तो मेरे ऊपर ही मरेंगे। मेरे पास एक आइडिया है, हम एक काम करते हैं, हम वो दोनों कंगन सारिका की शादी में पहनेंगे। वहाँ पर हमारी सारी सहेलियाँ भी रहेंगी। आज मौसी की शादी में तो हम दोनों ब्रेसलेट ही पहनकर चलेंगे। उसके बाद मनीषा और रेखा अपनी माँ के पास आकर उनसे कहती हैं, हम अब और कितनी देर में जाएंगे मम्मी, बहुत लेट हो रहा है। अरे ये काम वाली आज पता नहीं कहाँ रह गई, इतनी देर हो गई है अभी तक नहीं आई। सरोजनी और उसकी बेटी लक्ष्मी प्रताप सिंह के घर में नौकरानी का काम किया करती थी, लेकिन आज सरोजनी और लक्ष्मी थोड़ी देर से काम पर पहुंची। क्यों आंटी जी, कहाँ मर गई थी आप? इतनी देर हो गई है, हम कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। माफ करना मैम साहब, मेरी तबीयत बहुत खराब है, मैं अभी थोड़ी देर में ही घर चली जाऊंगी। मेरी बेटी लक्ष्मी ही आज सारा काम करेगी। ठीक है लक्ष्मी, जल्दी जाकर खाना बना, हम लोग अपनी मौसी की शादी में जा रहे हैं। हमें बहुत तेज भूख लग रही है, पता नहीं शादी में खाना कब मिलेगा। उसके बाद सरोजनी वहाँ से चली जाती है और लक्ष्मी खाना बनाने के लिए चली जाती है। फिर खाना खाने के बाद मनीषा और रेखा का परिवार शादी में चला जाता है और लक्ष्मी पूरे घर में अकेली ही रह जाती है। मनीषा और रेखा के पास बहुत सारे कंगन थे, वो सारे कंगन बेड पर रख कर ही चली जाती हैं। लक्ष्मी ने इतने सुंदर सुंदर कंगन पहली बार देखे थे, वो उन कंगनों को देखकर बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह, कितने सुंदर सुंदर कंगन हैं। क्या एक कंगन पहन कर देखूं? नहीं नहीं, अगर कोई आ गया तो? अरे नहीं, कोई भी नहीं आएगा, वो लोग तो शादी में गए हैं, मैं तो जल्दी से पहन लेती हूँ। लक्ष्मी ने कई घंटे यही सोचने में बिता दिए कि वो कंगन पहनने चाहिए या नहीं। अंत में उसने निर्णय लिया कि वो एक कंगन पहनकर देखेगी। लेकिन जैसे ही लक्ष्मी ने उसमें से एक कंगन पहने कि तभी मनीषा और रेखा घर लौट आईं और उन्होंने लक्ष्मी को अपने कंगन पहने हुए देख लिया। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने हमारे कंगन पहने? गरीब सड़ी हुई बदबूदार नौकरानी, चल निकल यहाँ से। उसके बाद मनीषा और रेखा लक्ष्मी के बाल पकड़कर उसकी खूब पिटाई करने लगती हैं। चल निकल जा हमारे घर से, अब कभी अपनी शक्ल मत दिखाना, वरना मार मार कर भूत बना दूंगी तुझे। फिर लक्ष्मी रोते हुए वहाँ से चली जाती है और जंगल में जाकर एक नदी के किनारे जाकर बैठ जाती है और रोने लगती है। पिटाई से उसके शरीर पर कई घाव हो गए थे और उसे बहुत तेज दर्द हो रहा था। तभी उस नदी के पास एक परी आ जाती है और परी को देखकर लक्ष्मी हैरान हो जाती है। डरो मत बेटा, मेरा नाम कंगना परी है। क्या हुआ, तुम कौन हो बेटा और इतना क्यों रो रही हो? बताओ मुझे, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। फिर लक्ष्मी कंगना परी को सारी बात बताती है कि क्या हुआ था। ये लो, तुम मेरे जादुई कंगन पहन सकती हो। इन कंगनों में से कोई एक कंगन अपने लिए चुन लो। अरे परी जी, आप परियां भी कंगन पहनती हो क्या? मुझे तो पहली बार पता चला। हाँ, हम हमेशा नहीं, लेकिन उत्सव के समय हम कंगन पहनती हैं। उसके बाद लक्ष्मी कंगना परी के कंगनों में से एक कंगन चुन लेती है। लक्ष्मी, ये मेरा जादुई कंगन है, इसे पहनने के बाद तुम जिसे भी छुओगी उसकी सारी बीमारियां बिल्कुल ठीक हो जाएंगी।
कंगना परी लक्ष्मी को अपना जादुई कंगन देकर वहाँ से अपने परीलोक वापस चली जाती है। उसके बाद लक्ष्मी वो कंगन लेकर अपने घर वापस आ जाती है और अपनी माँ को जादुई कंगन के बारे में सारी बातें बताती है। फिर जब लक्ष्मी ने कंगना परी के जादुई कंगन पहने तो उसके सारे घाव ठीक हो गए। माँ, आप भी कंगना परी के इस जादुई कंगन को पहन कर देखो, क्या पता आपकी बीमारियाँ भी ठीक हो जाएं। लक्ष्मी की माँ सरोजनी जैसे ही उस जादुई कंगन को पहनती हैं, तो उनकी सारी बीमारियाँ दूर हो जाती हैं। माँ, इस जादुई कंगन की वजह से हम गांव वालों की बहुत मदद कर सकते हैं, उनकी सारी बीमारियाँ दूर कर सकते हैं। हाँ बेटा, गांव में बहुत लोग बीमार हैं जो अपना इलाज नहीं करा सकते। अगर हम ये कंगन उन्हें पहनाते हैं तो वो लोग बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, लेकिन हमारे गांव के मर्द ये कंगन नहीं पहनेंगे बेटा। कोई बात नहीं माँ, कंगना परी ने कहा था जब मैं ये कंगन पहनकर किसी को छूंगी तो उनकी बीमारियाँ भी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। फिर लक्ष्मी कंगना परी के जादुई कंगन से गांव के बीमार लोगों को ठीक करने लगी और उधर मनीषा और रेखा के पिता को बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस होने के कारण उन्हें हार्ट अटैक हो गया। डॉक्टरों ने कह दिया कि वो प्रताप सिंह को नहीं बचा पाएंगे। फिर एक दिन अचानक मनीषा और रेखा को कंगना परी के जादुई कंगन के बारे में सब कुछ पता लगता है, तो वो दोनों जल्दी से लक्ष्मी के घर पहुंचती हैं और लक्ष्मी के पैरों पर गिरकर गिड़गिड़ाने लगती हैं। लक्ष्मी, सुना है कि तुम्हारे पास किसी कंगना परी के जादुई कंगन है, जिसे पहनकर या तुम किसी को पहनकर छुओगी तो उसकी बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं। प्लीज एक दिन के लिए वो जादुई कंगन हमें दे दो। हमारे पापा बहुत बीमार हैं। हमने तुम्हारे साथ जो भी किया हम उस पर बहुत शर्मिंदा हैं। तुम चाहो तो डंडे से हमारी भी पिटाई कर सकती हो, लेकिन प्लीज एक दिन के लिए हमारे घर चलो और हमारे पिताजी को बचा लो ना। नहीं, मैं तुम लोगों के डंडे से पिटाई नहीं करूँगी, लेकिन मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगी। चलो अब जल्दी से तुम्हारे घर चलते हैं। लक्ष्मी का दयालु स्वभाव देखकर मनीषा और रेखा को अपने ऊपर बहुत शर्म आई। फिर लक्ष्मी उनके घर जाकर उनके पिताजी को ठीक कर देती है। मनीषा और रेखा के पिता अब बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं। लक्ष्मी के कारण आज मेरी जान बच पाई है, इसीलिए मैं अपनी आधी प्रॉपर्टी लक्ष्मी को देकर जाऊंगा। अरे नहीं नहीं अंकल, आप ये क्या कह रहे हैं? मुझे आपकी कोई प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। नहीं नहीं लक्ष्मी, तुम मना मत करो। हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, ये तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है, तुम्हें तो ये लेना ही पड़ेगा। तो इस तरह से लक्ष्मी अपनी दयालुता के कारण बहुत अमीर हो गई। फिर लक्ष्मी कंगना परी के जादुई कंगन से गांव के बीमार लोगों को ठीक करने लगी और खुशी खुशी अपनी माँ और कंगना परी के जादुई कंगन के साथ अपना जीवन बिताने लगी। ये कहानी है जौनपुर के एक छोटे से गांव जबलपुर की, जहां किरण नाम की एक लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। किरण उनकी इकलौती बेटी थी, इसलिए उसके माता पिता उससे बहुत प्यार करते थे और वो लोग हर महीने अलग अलग जगह पर घूमने जाया करते थे। एक बार की बात है, किरण के माता पिता किरण को घर में अकेले छोड़ किसी जरूरी काम से कहीं जा रहे थे। तभी सड़क दुर्घटना में उन दोनों की मृत्यु हो जाती है और किरण के माता पिता उसे हमेशा के लिए छोड़कर चले जाते हैं। इस घटना के बाद किरण बहुत ही अकेली हो जाती है। उसके चाचा चाची बहुत ही दुष्ट थे। वो लोग किरण के घर में आकर उसे बहुत डराते धमकाते हैं। फिर किरण को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देते हैं और उसकी सारी जमीन जायदाद को हड़प लेते हैं। किरण बेचारी रोते रोते वहाँ से चली जाती है। फिर किरण सड़क के किनारे एक बेंच पर बैठकर बहुत रो रही होती है कि तभी वहाँ पर एक बूढ़े बाबा आते हैं और उससे बोलते हैं, क्या हुआ बेटी, तुम अकेली इस सुनसान सड़क पर क्यों रो रही हो? उसके बाद किरण
उन बाबा को अपनी सारी बात बताती है। रो नहीं तो और क्या करूं? मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, मैं बिल्कुल अनाथ हो गई हूँ। ऐसा नहीं कहते बेटी, तुम मेरी बेटी जैसी ही हो। मेरे साथ मेरे घर चलो बेटा। और फिर किरण उन बूढ़े बाबा के साथ उनके घर पर आ जाती है। उन बूढ़े बाबा की खुद की भी एक बेटी होती है, श्रुति। श्रुति किरण को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। अरे पिताजी, क्या ये भी आज से हमारे साथ रहेंगी? हाँ श्रुति बेटी, आज से ये तुम्हारी बहन है। तुम दोनों हमेशा मिलजुल कर रहना बेटा। हेलो किरण, आओ मैं तुम्हें अपना घर दिखाती हूँ। और फिर कुछ ही देर में वो दोनों एक दूसरे से घुल मिल जाती हैं। वो बूढ़े बाबा दूसरों के खेतों में काम करके जो कुछ कमाते थे, उसी से उनके घर का गुजारा चलता था। एक बार की बात है, उसी गांव में मुखिया की बेटी मयूरी की बहुत ही धूमधाम से शादी होने वाली थी। शादी की तैयारियां बहुत ही जोरों शोरों से हो रही थीं। शादी में गांव के सभी लोगों को बुलाया गया था। मयूरी की शादी में सारी लड़कियों को लहंगे ही पहन कर आना है। और हाँ किरण और श्रुति, तुम दोनों को तो जरूर आना है। किरण, तुम्हें तो बहुत ही अच्छी मेहंदी लगाने आती है ना, इसीलिए तुम्हें मेहंदी की रस्म में भी आना है। शादी का माहौल है तो सब लोग नए कपड़े ही पहन कर आना, ठीक है? उसके बाद दोनों बहनें वहाँ से चली जाती हैं। तभी श्रुति कहती है, दीदी, हम कैसे इनकी शादी में जा सकती हैं? हमारे पास तो लहंगे हैं ही नहीं, और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि हम बाजार से नया लहंगा खरीद सकें। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो छोटी, अब हम क्या करें? श्रुति और किरण ये बात कर ही रही होती हैं कि तभी वहाँ पर शनाया आ जाती है और वो बोलती है, अरे किरण और श्रुति, ये लो 2000 रुपए, ये मालकिन ने भिजवाए हैं। हमें पता है कि तुम्हारे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, इसीलिए इन पैसों से बाजार जाकर बढ़िया सा लहंगा खरीद लेना और मेहंदी वाले दिन दोनों बहन अच्छे से तैयार होकर आ जाना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, हम जरूर आएंगे। उसके बाद शनाया वहाँ से चली जाती है। अरे वाह दीदी, ये लोग कितने अच्छे हैं। चलो हम लहंगा खरीदने चलते हैं। मैं तो अपना पसंदीदा येलो वाला लहंगा लूंगी। हाँ हाँ छोटी, चलो चलते हैं। दोनों लहंगे खरीदने के लिए बाजार जा ही रही होती हैं कि तभी रास्ते में एक लड़की बहुत रो रही होती है। दीदी, मेरी माँ बहुत बीमार है, उसने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। प्लीज मेरी मदद करो दीदी। दीदी प्लीज। श्रुति और किरण को उस लड़की पर बहुत दया आती है और किरण उससे बोलती है, अच्छा ठीक है, तुम परेशान मत हो, तुम हमें अपने घर लेकर चलो। उसके बाद श्रुति और किरण उस लड़की के साथ उसके घर पर जाती हैं। वो उसके घर जाकर देखती हैं तो वहाँ पर एक बूढ़ी औरत बीमार बिस्तर पर लेटी हुई थी। जब किरण उसके माथे पर हाथ रखती है तो वो औरत बुखार से तप रही होती है। अरे आंटी, आपको तो बहुत तेज बुखार है, आप रुको, मैं अभी डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। और फिर किरण डॉक्टर को बुलाकर लाती है। फिर डॉक्टर उस बूढ़ी औरत को चेक करती है और बोलती है, घबराने की कोई बात नहीं है, ये मैं कुछ दवाइयाँ लिख रही हूँ, इसे मंगवा कर इन्हें टाइम से दे दीजिएगा, 1-2 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, इनका अच्छे से ध्यान रखना। इतना बोलकर डॉक्टर वहाँ से चली जाती हैं। फिर किरण और श्रुति दुकान से उस औरत के लिए दवाई लेकर आती हैं और फिर उनके लिए खाना भी लेकर आती हैं। फिर वो बूढ़ी औरत खाना खाती है और जल्दी से दवाई खा लेती है। फिर वो किरण और श्रुति से कहती है, बेटी, तुम दोनों बहुत ही प्यारी और नेक बच्ची हो, तुम दोनों भी मेरी बेटी सोनी के जैसी ही हो। आज तुमने मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान
एहसान किया है बेटा। एहसान कैसा आंटी, ये तो हमारा फर्ज था। आखिर हम इंसान ही एक दूसरे इंसान के काम आते हैं। अच्छा, तो अब हम चलते हैं। आप अपना अच्छे से ध्यान रखना। उसके बाद दोनों बहनें जाने लगती हैं। तभी श्रुति रुक जाती है। अरे दीदी, लहंगा। चुप कर और जल्दी से घर चल। तभी वो बूढ़ी औरत उन्हें अपने पास बुलाती है। बेटी, इधर आओ, मेरे पास बैठो। मैं कोई साधारण औरत नहीं हूँ, मैं जादूगरनी सावित्री हूँ। तुम दोनों ने मेरी जान बचाई है, तो तुम्हें मैं खाली हाथ कैसे जाने दूँ बेटा। उसके बाद वो बूढ़ी औरत वहाँ पर 3 जादुई लहंगे प्रकट करती है। ये लो, ये 3 जादुई लहंगे हैं। इसमें से एक पिंक वाला लहंगा किरण का, और येलो वाला श्रुति का, और लाल वाला मेरी बेटी सोनी का। आपको कैसे पता आंटी कि हमें लहंगे की जरूरत है? मैं एक जादूगरनी हूँ, मेरा ये घर भी जादुई है, और तुम्हारा चेहरा देखकर ही मैं सब कुछ समझ गई थी। अच्छा सुनो, मेरा अंतिम समय नजदीक आ चुका है। तुम दोनों मुझसे वादा करो, मेरे जाने के बाद तुम मेरी बेटी सोनी को भी अपनी बहन की तरह ही प्यार करोगी और उसे सदा अपने पास रखोगी। हम आपसे वादा करते हैं आंटी, आज से सोनी भी हमारी बहन है। फिर कुछ ही देर बाद सावित्री की मृत्यु हो जाती है और वो तीनों बहनें उदास हो जाती हैं। फिर तीनों बहन उन जादुई लहंगों को लेकर अपने घर वापस आ जाती हैं। वो तीनों जैसे ही उन लहंगों को पहनती हैं, तो वो पहले से भी बहुत ज्यादा खूबसूरत लड़कियों में बदल जाती हैं। लहंगे पहनते ही उनका टूटा फूटा मकान एक बहुत ही बड़े घर में बदल जाता है और उनके घर में तरह तरह के फर्नीचर, टीवी, फ्रिज, एसी, मोबाइल, सारी जरूरत की चीजें खुद ब खुद आ जाती हैं। तभी वो बूढ़े बाबा भी घर पर आ जाती हैं और फिर किरण उन्हें उन जादुई लहंगों और सोने के बारे में भी बताती है। देखिए पिताजी, ये सब इन जादुई लहंगों की वजह से हो रहा है। अब हम बहुत अमीर हो गए हैं पिताजी। हाँ बेटा, ये सब तुम लोगों के अच्छे कर्मों का ही फल है। और फिर वो तीनों बहनें मयूरी की शादी में जाती हैं और वहाँ पर खूब मौज मस्ती करती हैं। फिर वो तीनों हंसी खुशी से अपने पिता के साथ और उन जादुई लहंगों के साथ रहने लगती हैं।